बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। जैसे कि मैंने आपसे पहले अपने बीनर सलीम शो के अंदर जिक्र किया था कि इंतखाबात का स्केड्यूल आ चुका है, 54 डेज़ का ये पूरा प्रोसेस है। वो स्केड्यूल क्या है वो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूँगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब बहुत बुरे फंस गए हैं, मतलब इतने बुरे फंस गए हैं इमरान खान साहब कि इस टाइम पर इमरान खान साहब दीवारों में सर मार रहे हैं कि भाई मैंने करना क्या है, ऐसा क्या हो गया इमरान खान साहब के साथ। मैं आपको ये भी बताऊंगी आने वाले दिन जो हैं, मतलब एटलीस्ट आने वाले 5 से 7 दिन इमरान खान साहब के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर के आने वाले हैं और इतनी ज़्यादा मुश्किलात लेकर के आने वाले हैं कि आई वंडर कि इमरान खान साहब जो है उन मुश्किलात से कैसे निकलेंगे। क्योंकि बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं वो एक कमज़ोर आदमी हैं, और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि वो एक कमज़ोर आदमी हैं क्योंकि उनको जेल का फोबिया है। जेल का फोबिया उनको इसलिए है क्योंकि वो तन्हाई से डरते हैं, वो अकेले रहना नहीं चाहते, वो हमेशा अपने आस पास लोगों को रखना चाहते हैं, लोगों की भीड़ पसंद करते हैं। और यही एक जो स्टार है उसका एक रवायती एटीट्यूड यही होता है कि स्टार्स आप देखें, मूवी स्टार्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये सब अकेले में रहते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब अपनी इस तरह की कोई बीमारी लेना नहीं चाहते डिप्रेशन की, उनको वैसे उनके दिल को हॉल पड़ता है, वो अकेले नहीं रह सकते। और जो शख्स, बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि जो शख्स तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, तन्हा खाना खा सकता है, तन्हा जो है वो डिसीजंस ले सकता है, उससे ज़्यादा मजबूत शख्स कोई नहीं होता। तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब एक कमज़ोर शख्स हैं। खैर एनीवेज, मेरे पास बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नैब ने जो मज़ीद कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और नैब ने जो मज़ीद हाथ डाला है इमरान खान के ऊपर, उसके हवाले से भी मैंने बात कर ली। लेकिन सबसे पहले हम ये इंतखाबात के स्केड्यूल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्केड्यूल भी इमरान खान साहब के लिए एक बोझ है। ये स्केड्यूल भी इमरान खान साहब के लिए रहमत नहीं है, जहमत है। वो इमरान खान साहब जो चाहते थे ना, इंतखाब की डेट है, इंतखाबात की डेट भी आ गई। ऑब्वियसली अभी तो खैर बहुत ज़्यादा मराहिल हैं, बीच में बहुत ज़्यादा मराहिल हैं, लेकिन वो प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। वो इसलिए क्योंकि सूबाई असम्बली के इंतखाबात का स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। स्केड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं 12 मार्च से 14 मार्च। अच्छा, अब आपने ना डेट्स बड़ी याद रखनी है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको बताती भी जा रही हूँ और साथ साथ लिखती भी जा रही हूँ। 12 मार्च से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। ये इन 2 दिनों के अंदर इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं जिन जिन लोगों ने भी इलेक्शन कंटेस्ट करना है। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जो है वो 15 मार्च को, यानी 12, 13 और 14 इन 3 दिनों के अंदर जो है कागजात नामजदगी जमा होंगे। 15 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन है वो उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है उसको बता देगा, उसको आवेजा कर देगा। कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी है वो 22 मार्च को होगी। ओके, स्क्रूटनी पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके फैसलों के खिलाफ जो अपील्स हैं वो 27 मार्च तक दायर की जा सकती है। यानी कि क्या कि स्क्रूटनी हुई, अगर कोई एरर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जाहिर सी बात है उसका एक मौका दिया जाता है। तो उसका जो तमाम तर अपील्स होंगे, फैसले होंगे, वो 27 मार्च को होंगे। एपेलेंट जो ट्राइब्यूनल है वो अपीलों पर अपना फैसला 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल इज गोइंग टू बी दैट डेट जिसके ऊपर फाइनल, यानी जो अपील्स भी की होंगी, जिनके कागजात के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी नॉमिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो 3 अप्रैल तक करेगा। और उम्मीदवारों की जो नजर सानी शुदा फहरिस्त है वो 4 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। यानी कि ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ये 12 मार्च से शुरू होकर के 4 मार्च तक ये सारे लिखत परत, कागजी कार्रवाई जितनी भी है, नॉमिनेशन पेपर जमा कराना, ये करना है। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। डेट्स की इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं। इंतखाबात की तारीख है 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल तक भी अभी बहुत से मामलात हैं। ये जो स्केड्यूल आया है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन का स्केड्यूल है। इसके अलावा और बहुत से मामलात हैं जिनको एड्रेस करना है। और मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि आइन मुकद्दम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें वो वैसा ही हो। और मैं बार बार इसी खदशे का इजहार इसलिए कर रही हूँ कि शायद इंतखाबात 30 अप्रैल को डेट अनाउंसमेंट के बाद भी ना हो। उसका ट्रेलर हमने देखा कल, जैसे लाहौर में जो लाहौर की निगरां हुकूमत थी वो पीटीआई के ऊपर बरस पड़ी थी। पंजाब की जो पुलिस है उसके निशाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। उसके ऊपर मैंने पूरी एक्सटेंसिवली एक वीडियो की है, वो आप पीछे देख सकते हैं, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने इसका जिक्र किया, जो कि हाईली कंडेमेबल है। मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती कि जो पाकिस्तान के जो सियासी कारकुनान है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। बट इसका मतलब ये है
कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड बैकडोर, कि कहीं पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जानबूझकर ये इख्तलाफ और इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं ताकि हालात अपसेट हों और हालात जो हैं वो इंतखाबात के लिए साजगार ना हो। दिस इज़ ऑल्सो वन इंडिकेशन ऑफ व्हाट हैपेंड येस्टरडे इन लाहौर, नंबर 1। दूसरी चीज़, अब मैं आपके पास आ गई हूँ कि तारीख़ों के हवाले से क्यों मैं कह रही थी कि आपने तारीखें नोट करनी है। 13 मार्च इमरान खान की डेडलाइन है। किस चीज़ की डेडलाइन है आपको पता है ना, कि जो परसों इमरान खान साहब पेशी में नहीं गए तो फिर कोर्ट गुस्से हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ने जो है आजराए मजाक भी और ताना भी और सार्काज़म में बोला कि भाई जितने हमें भी थ्रेट्स है मैं भी क्या निकलना बंद कर दूं, इमरान खान साहब निकल नहीं रहे, फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स एंड वो सारी चीज़। तो अदालत ने भाई 13 मार्च को इनको बुलाया है। अब बार बार अदालत है भाई, वो खाला जी का घर थोड़ी है वो इनका पड़ोस थोड़ी है, वो जमान पाक थोड़ी है कि जब इनका दिल करेगा मुँह चुक कर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। 13 मार्च इज द डेडलाइन, एक्चुअली रेड लाइन। 13 मार्च डेडलाइन है कि रेड लाइन है ये तो खैर 13 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं अदालतों में, उनको किसी ने ये पट्टी पढ़ा दी है कि खान साहब अगर आप अदालत के सामने पेश हुए तो भाई बड़ा मसला हो जाना है, तो पेश होकर के भी मसला होना है, पेश ना होकर के भी मसला होना है। तो इमरान खान साहब ने चूज किया है कि पेश ना हो करके जो मसला है ना वो मैं लेना चाहता हूं और वो मैं हैंडल करना चाहता हूं। तो 13 मार्च को उनके इरादे तो लग नहीं रहे हैं इमरान खान साहब के जाने के, ठीक है। और जो अभी तक मुझे खबर है आज 9 मार्च को, वो यही है कि इमरान खान साहब ने 13 मार्च को भी जाना कोई नहीं है, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे यू टर्न ले ले वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो जो 13 मार्च की डेडलाइन है ना वो एक्चुअली रेड लाइन बन जानी है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब नहीं गए तो फिर उनको रिपरकशंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। भाई अदालतें भी एक हद तक फेवर कर सकती हैं, अगर अभी तक उनको फेवर मिल रहा था तो वो एक हद तक कर सकती हैं। अगर वो इतना ज़्यादा अदालतें भी अगर फेवर करेगी तो उनकी बायसनेस तो खुल के सामने आ जाएगी और फिर लोग देखेंगे, लोग बात करेंगे, जो बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो बात करेंगे, तो वो मामला ख़राब हो जाएंगे। तो जो 13 मार्च की जो डेडलाइन, जो कि रेड लाइन बनने वाली है, ये उसी टाइम फ्रेम के बीच में है जिस टाइम फ्रेम के बीच के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। अब आप पूछेंगे कागजात नामजदगी का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक, तो अरे भाई इनका तो डायरेक्टली ताल्लुक इमरान खान से है, क्योंकि भाई टिकटें किसको, किसने कहाँ इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान ने याद नहीं है नारा लगाया था कि इस दफ़ा टिकटें मैं दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। वो अलग बात है कि परवेज़ इलाही साहब को बीच में अपना रोल बहुत ज़्यादा अदा करना पड़ेगा, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। 13 मार्च की जो डेडलाइन है उससे पहले पार्टी के अंदर इंतखाबात की टिकटिंग और इन सारी प्रोसेस के हवाले से एक डेडलाइन होगी भाई, तो ये वो प्रोसेस है। तो आप सोचें कि इमरान खान साहब के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, आप सोचें, आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होगा। और प्लस फिर तो खबरें अब ये भी आ रही हैं ना कि इमरान खान साहब के जो बेस्ट फ्रेंड हैं जनरल फैज़ साहब, उनका भी मुश्किल दौर चल रहा है, उसका भी प्रेशर है इमरान खान साहब के ऊपर कि हैं ऐते सारे मिलके फैज़ नू पै गए ने, हैं मरियम नवाज़ फैज़ नू पै गई है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं और आने वाले दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और बुरी खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने 75 मुकदमात को रो रहे थे। वो मुकदमात आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 78 केसेस 78 पर पहुंच चुके हैं। शिबली फराज साहब ने इसकी फुल फ्लेज ऑथेंटिसिटी बताई है और उन्होंने कहा है कि भाई हाँ जी ये 78 केसेस हो गए। ये वो नंबर है 78 मुकदमों का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोट कर रही है। तो अब ये मुकदमे हो गए हैं 78। जैसे जैसे मुकदमे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इमरान खान साहब के ऊपर जो लीगल प्रेशर है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि बताया ना इतना आसान नहीं होता इन मुकदमों से जान छुड़ाना। अब ऐसे में जो इमरान खान साहब हैं उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा और इमरान खान साहब फिर से ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने जो नया बयान दिया है, ढेर सारे और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात के अलावा जो अब नया एंटी बयान दिया है फ़ौज के, वो ये दिया है कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत फेल इसलिए हुई, उसकी वजह फ़ौज है, फ़ौज की वजह से मेरी हुकूमत फेल हुई। यानी कि इमरान खान ने अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया। इमरान खान ने ये मान लिया कि वो कैपिटल L लूज़र हैं, वो फेलियर हैं। वो ये भी कह सकते थे कि मैं तो फेल नहीं हुआ, फ़ौज फेल हुई। अरे इमरान खान को बड़ी बातें आती हैं करने की, लेकिन अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत की जो फेलियर है वो फ़ौज की वजह से हुआ, तो इसमें ना सिर्फ उन्होंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ
फौज हुकूमत चला रही थी, हुकूमत उनकी नहीं, हुकूमत फौज की थी। तो फिर इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर काहे को भाई कोई पूछे उन्होंने मामे क्यों बनाइए तानू दोबारा वजीर आजम, क्यों इलेक्शन कराइए? सिर्फ इसलिए ताकि दोबारा फिर कोई आपकी जगह पे कोई और प्रॉक्सी में हुकूमत चला सके। जो आने वाले दिनों के अंदर मजीद और मसला होने वाला है, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास बहुत मुसद्दिका इतलात हैं कि नैब ने जो तोशा खाना के हवाले से टीम बनाई थी ना, जिसको उन्होंने दुबई भेजना था, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE भेजना था कि जाओ जी जाके तोशा खाना के हवाले से जो है छानबीन करो, वो टीम पहुँच गई है दुबई। और ना सिर्फ वो टीम दुबई पहुंची है, इस टाइम पर जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पर मुझे बहुत ऑथेंटिक खबर है, 4 रुकनी टीम है। वो जब वहाँ पहुंची, दुबई का जो काउंसिल खाना है वहाँ पर जो ये हज़रत हैं उमर फ़ारूक ज़हूर साहब, जिनके पास ये घड़ी है, वो काउंसिल खाने में आए। उन्होंने तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन है नैब की उसके अंदर कोऑपरेट किया। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे नवाज शरीफ के टाइम पर कुछ हीरे इकट्ठे करके व्हाट्सएप पर एक JIT बनी और वो JIT फिर गई कतर और फिर पता नहीं कहाँ वहाँ से क्या क्या कुछ निकाल के आई, ठीक है, जो कि हमारी नज़र में कुछ भी नहीं था। और फिर उस बेस के ऊपर एक सिचुएशन ऐसी बनाएगी, फेक सी सिचुएशन कि जी नवाज शरीफ से जान छुड़ानी है। उसी तरह अब नैब की जो टीम है वो UAE चली गई है, 4 रुकनी टीम है और वहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है, चीज़ों को देखा जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, जितने भी सस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व थे उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो नैब की तफ्तीश अभी हो रही है दुबई के अंदर तोशा खाना को लेकर के, घड़ी के मामले को लेकर के, ये फेक नहीं है, ये बायस नहीं है, ये फुल फ्लेज ऑथेंटिक है और ये उस शख्स को इन्वॉल्व करके सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिसको ओपन मार्केट के अंदर घड़ी बेच दी गई। समझ रहे हैं? अब आप खुद ही मुझे बताएं कि सऊदी वली अहद को कितना बुरा लगा होगा, सऊदी अरेबिया को कितना बुरा लगा होगा कि एक्सक्लूसिव पीस जो इमरान खान साहब को दिया, जो पाकिस्तान के वजीर आजम को दिया, वो ओपन मार्केट में किसी उमर फारूक ज़हूर के पास मिल रहा है। और इससे भी ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग जिन्होंने एक्चुअली ये ब्लंडर किया है, जिसके अंदर इमरान खान एंड कंपनी शामिल है, वो नैब के साथ, वो FIA के साथ, वो किसी भी इदारे, वो तो कोर्ट्स के साथ ताउन नहीं कर रहे भाई। लेकिन वो शख्स जिसने घड़ी खरीदी उसने उल्टा पैसा भी दिया, कैश की सूरत में दिया, उल्टा वो तफ्तीशें भी भुगत रहा है। मतलब आप सोचें यार, मतलब ये कौन लोग हो तुसी यार, सीरियसली। और फिर उसके बाद मतलब ज़िंदगी में ना ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि ना परफॉर्मेंस देनी है, ना सियासत आनी है, ना काम करना आना है, चोरी भी करनी ठीक से नहीं आनी, मतलब कोई काम ठीक से करना नहीं आना। इनको तो तोशा खाना से तोहफे भी ठीक से लेने नहीं आए भाई, इतनी 2 नंबरी, इतने रॉन्ग नंबर। और उसके बाद इस कॉन्फिडेंस के साथ टांग पर टांग रख करके बैठ के कहना है कि भाई डंके की चोट पर कि हमें इंतखाब भी चाहिए और हमें अपनी मर्जी का ओहदा भी चाहिए। मर्जी के ओहदे की बात हो रही है ना। अब देखें इंतखाबात हो रहे हैं, इसके लिए जो इमरान खान साहब ने जो भी टिकटें देनी है, अंदर से मैं आपको बता रही हूँ, अंदर से इमरान खान साहब की भी बैंड बजी हुई है कि इलेक्शंस में क्या होगा। क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि फ़ौज उनके ख़िलाफ़ है और वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। शायद फ़ौज तो इमरान खान साहब के इतने ख़िलाफ़ नहीं है। अभी भी अगर इमरान खान साहब माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे तो फ़ौज का कुछ पता नहीं है, फ़ौज के ओके डन इमरान खान साहब, क्योंकि स्टार है ना बहुत बड़े, तो भाई होंगी उनकी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी इदारे के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब बहुत ख़िलाफ़ हुए हैं उनके, और इस खिलाफ होने के चक्कर में इमरान खान साहब अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो PTM के साथ मिलके ना फ़ौज हमें हरा देगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम जीत जाएंगे। तो अंदर से तो इमरान खान साहब की भी बैंड बजी हुई है कि अगर इलेक्शन करा करके भी हार गए तो फिर क्या मुंह होगा इनका, क्या मुंह लेकर के बाहर जाएंगे। और अगर जीत जाते हैं इन इंतखाबात के नतीजे में, तो विफाक में थोड़ी ना इलेक्शन मिलेगा। तो भाई आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। तो इमरान खान साहब जो है ना वो दीवारों पर अपना सर मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो बार बार सोच रहे हैं कि मैं कितने गलत हो गया, मतलब कहाँ जो है मैं आके फंस गया हूँ कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ, हर कोई मेरे खिलाफ। असल में इमरान खान साहब ही अपने खिलाफ है। एनीवेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।